बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं हसन फरीद, आपका फिजिक्स टीचर। आज का हमारा आर्टिकल है नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज। आइए देखते हैं ये क्या होते हैं। स्टूडेंट्स, इससे पहले कि मैं आपको नॉन कन्वेंशनल का मतलब बताऊं, क्यों ना मैं पहले कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज को डिस्कस करूं। कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज वो एनर्जी सोर्सेज हैं जो बहुत ज्यादा यूज करते हैं ह्यूमन बीइंग्स, और आप अपने इर्द गिर्द देखेंगे तो वही एनर्जी सोर्सेज आपको नजर आएंगे। मिसाल के तौर पर पेट्रोल देखें, डीजल देखें, सुई गैस देखें, ये तीन चीजें ऐसी हैं जो आपको इर्द गिर्द यूज होती दिखाई देंगी हर जगह पर। इसका मतलब हम कहेंगे कि ये जो फॉसिल फ्यूल्स से बनने वाले एनर्जी सोर्सेज हैं, यानी कि पेट्रोल, डीजल वगैरह, ये कन्वेंशनल हैं, ज्यादातर हम यही यूज करते हैं। लेकिन आपने बहुत मुश्किल ही ऐसी गाड़ी देखी होगी जो सूरज की रोशनी से करंट बनाती हो। तो इसका मतलब ये है कि जो सनलाइट है वो भी एनर्जी सोर्स तो है, लेकिन वो इतना ज्यादा यूज में नहीं है, इतना ज्यादा कॉमन नहीं है, इसलिए हम बोलेंगे कि ये नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज हैं। लेकिन ये कॉमन क्यों नहीं है? क्या इनकी इंपॉर्टेंस नहीं है? हरगिज नहीं स्टूडेंट्स, एक्चुअली में यही फ्यूचर है। मिसाल के तौर पर फॉसिल फ्यूल्स जो है उनको जमीन के अंदर बनने में मिलियन ईयर्स चाहिए। अब फॉसिल फ्यूल्स या पेट्रोल या डीजल जब जमीन के अंदर खत्म हो जाएगा तो उसके बाद क्या हमारे एनर्जी सोर्सेज खत्म हो जाएंगे? हमें ऐसे एनर्जी सोर्सेज चाहिए जो हमेशा के लिए हमें एनर्जी प्रोवाइड कर सके, जैसे कि हवा है, विंड सोर्स, विंड हमेशा रहेगी, सनलाइट हमेशा रहेगा, तो हम इन चीजों को भी यूज करना चाहते हैं। तो ये हमारे पास नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज है। तो इसको हम यूं डिफाइन करेंगे कि व्हाट इज अ नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स? दीज आर एनर्जी सोर्सेज व्हिच आर not very common in use nowadays। कि आजकल जो एनर्जी सोर्सेज इतने ज्यादा कॉमन नहीं है वो हमारे पास नॉन कन्वेंशनल है। मिसाल के तौर पर उसमें हमारे पास आ जाता है एनर्जी फ्रॉम टाइड्स। हाँ स्टूडेंट्स, जरा देखते हैं कि ये एनर्जी फ्रॉम टाइड्स क्या होते हैं। स्टूडेंट्स, आप लोग जानते हैं कि ग्रेविटी एक ऐसी चीज है जो डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, यानी कि जैसे जैसे आप दूर होते जाएं किसी भी मैस से, आप पर उसकी लगने वाली ग्रेविटी आहिस्ता आहिस्ता कम होती जाएगी। नाउ स्टूडेंट्स, अगर आप में से कोई शख्स एक जमीन के ऊपर खड़ा हुआ है और हम अगर टेक्निकली बात करें तो मैं ये कह सकता हूं कि उसके जो पांव हैं दे आर एक्सपीरियंसिंग मोर ग्रेविटी एज कंपेयर टू द हेड। तो उसके सर पर कम ग्रेविटी, क्यों? क्योंकि सर जो है वो जमीन से कुछ मीटर जो है वो ज्यादा दूर है। लेकिन कितना कम है? अगर मैं देखूं तो यहां पर ये फर्क जो है वो सिर्फ 0.00005% का है, और ये इतना कम फर्क है कि आप इसको फील भी नहीं करते। इसलिए आप लोगों को लगता है कि आपके पांव और आपके सर पर एक ही ग्रेविटी एक्ट कर रही है, लेकिन रियलिटी में ऐसा नहीं है। नाउ स्टूडेंट्स, अगर ये शख्स सपोज कर ले 300 किलोमीटर लंबा होता तो फिर आप देखते कि इसके हेड पर जो ग्रेविटी है वो 10% लेस होती इसके पाँव के मुकाबले में, और ये डिफरेंस इतना ज्यादा है कि वो फील करता कि उसके पाँव में फोर्स ज्यादा है जबकि उसके हेड में फोर्स ज्यादा नहीं है, और हेड में फोर्स ना होने की वजह से वो ऐसे ऐसे मूव करता। नाउ स्टूडेंट्स, ये जो ग्रेविटी का डिफरेंस एक फोर्स जनरेट कर देता है, इसे हम बोलते हैं टाइडल फोर्स। सो व्हाट इज अ टाइडल फोर्स? It is created because of difference of gravity। लेकिन हम इसको किस तरह से एज एन एनर्जी सोर्स यूज करेंगे, जरा देखते हैं स्टूडेंट। नाउ स्टूडेंट्स, जरा इमेजिन करें, टाइड्स को समझने से पहले आपको एक बात इमेजिन करनी पड़ेगी, और वो ये है कि ये जो हमारी अर्थ है, सपोज करें कि इस अर्थ पर हर जगह पानी जो है इसकी सरफेस पर बराबर का मौजूद है। यूजुअली ऐसा नहीं होता, कहीं ज्यादा होता है कहीं कम होता है, लेकिन इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए आप यूं सपोज कर लें। अब जरा इमेजिन करें आपके पास चांद है। अब चांद इतना मैसिव है, वो जमीन को अपनी तरफ एक ग्रेविटेशनल फोर्स से खींचेगा, लेकिन आप देख रहे हैं जमीन का जो पॉइंट ए है वो चांद के ज्यादा करीब है एज कंपेयर टू द पॉइंट बी। और मैंने बोला था ग्रेविटी डिस्टेंस के साथ साथ वीक होती है, यानी कि पॉइंट ए को ज्यादा ग्रेविटेशनल फोर्स खींचेगी अपनी तरफ जबकि पॉइंट बी को कम।
जब यहां पर इस तरह का ग्रेविटी का डिफरेंस क्रिएट होगा तो इसका नतीजा क्या होगा कि एक तरफ पानी जो है वो ज्यादा मूव करेगा चांद की तरफ, जबकि दूसरी तरफ कम मूव करेगा, तो ये स्ट्रेच हो जाएगा। आप देखिएगा कि आपके पास पानी जो है वो दो बल्जेस या दो उभार आएंगे, यही हमारे पास टाइड कहलाती है या हाई टाइड कहलाती है। लेकिन हमें मालूम है कि जमीन तो अपने एक्सिस पर रोटेट करती है स्टूडेंट, और रोटेट करती है 24 घंटे में एक चक्कर कंप्लीट करती है। 6 घंटे के बाद वही हाई टाइड जब इस पॉइंट पर पहुंचेगी तो वहां पर ग्रेविटेशनल पुल्स कैंसिल हो जाएंगे और हमारे पास फिर से लो टाइड आ गई। और फिर जब ये लो टाइड वापस इस पॉइंट पर पहुंचेगी तो फिर से ये उस पॉइंट पर पहुंच गई है जहां पर बल्ज था या उभार था, तो यहां पर हाई टाइड आ जाएगी और फिर से हम देखेंगे तो हमारे पास वापस 6 घंटे के बाद लो टाइड हो जाएगी। यहां से आप देखेंगे कि एक दिन के अंदर 2 दफा हाई टाइड आती है और 2 दफा लो टाइड होती है। लेकिन जो कोस्टल एरियाज होते हैं उनमें ये टाइड आपको रियलिटी में कैसी दिखेगी, ये देखिए स्टूडेंट्स, आपके सामने एक रियल व्यू दिखा रहा हूं। तो ये इस वक्त लो टाइड है और आहिस्ता आहिस्ता आप देख रहे हैं कि ये लो टाइड किस तरह से हाई टाइड में कन्वर्ट हो रही है और दिन में 2 दफा ऐसा होगा। इससे हम एनर्जी किस तरह से लेंगे वो तो अभी हम देखते हैं। पहले मैं आपको बता दूं कि इसमें इंपॉर्टेंट चीजें नोट करने वाली क्या है। पहली चीज है नोट करने वाली कि वाटर लेवल इंक्रीज कर रहा है, किस वजह से? ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ मून। बल्कि हकीकत यह है कि मुझे यह नहीं कहना चाहिए ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ मून, बल्कि ड्यू टू डिफरेंस ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। ऐसे है ना, डिफरेंस, क्योंकि एक पॉइंट पर ग्रेविटेशनल फोर्स ज्यादा स्ट्रांग थी जबकि दूसरे पॉइंट पर ग्रेविटेशनल फोर्स कम स्ट्रांग थी, वीक थी। तो ये हमारे पास डिफरेंस की बात करनी है। दूसरी बात, जब आप डिफरेंस की बात करेंगे तो डिफरेंस ऑफ ग्रेविटी की वजह से जो फोर्स जनरेट होती है उसे तो हम क्या बोलते हैं? उसे तो हम टाइडल फोर्स बोलते हैं। तो ये जो पानी पर जो चांद की फोर्स लगेगी इसे भी हम बोलेंगे दिस इज टाइडल पुल ऑफ मून। ये चांद की जमीन पर टाइडल पुल है। और दूसरी बात हम कहेंगे कि कितनी दफा टाइड आएगी, तो हमने देखा कि 2 हाई टाइड्स, 2 दफा हाई टाइड्स आएंगी और 2 दफा लो टाइड्स आएंगी। लेकिन हम इससे फायदा क्या होगा स्टूडेंट्स? ये देखें, ये एक कोस्टल एरिया है। अब जरा यहां पर देखिए, अभी इस वक्त लो टाइड है, जब हाई टाइड आएगी तो यहां पर पानी का लेवल जो है वो राइज करेगा। अगर इमेजिन करें मैं यहां पर एक डैम बना दूं और डैम बनाऊंगा तो ये जो हमारे पास वाटर है ये ट्रैप हो जाएगा, बंद हो जाएगा। अब जब मैंने इसको बंद कर लिया तो इससे क्या होगा स्टूडेंट्स? अब मैं इसी पानी को कंट्रोल्ड वे में रिलीज करूंगा। जब ये कंट्रोल्ड वे में रिलीज होगी तो कंट्रोल्ड वे में रिलीज होने पर आगे टरबाइन होगी, ये पानी प्रेशर से टरबाइन को हिट करेगा, टरबाइन रोटेट करेगी और उससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी। और फिर हमारे पास जब ये सिस्टम दोबारा से 12 घंटे के बाद फिर टाइड आएगी तो फिर से मैं इसको इसी तरह से स्टोर करके दोबारा से इसको कंट्रोल वे में रिलीज करके एनर्जी जो है वो क्रिएट करूंगा। नाउ स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं कि ये कितना जबरदस्त मेथड है और इसमें आपकी कोई कॉस्ट भी नहीं है, कोई पेट्रोल नहीं लग रहा, कोई डीजल नहीं लग रहा जैसे आम जनरेटर को चलाने के लिए लगता है। लेकिन फिर भी ये क्यों नहीं यूज हो रहा मेथड? क्योंकि स्टूडेंट्स, हर जगह पर समुंदर भी तो नहीं होता और हर जगह पर ग्रेविटेशनल पुल जो है वो एक जैसी नहीं होती, ये बहुत ज्यादा कंडीशंस पर डिपेंड करती है। नाउ स्टूडेंट्स, एक और चीज यहां पर नोट करने वाली बात है कि बच्चे कहते हैं सर व्हाट अबाउट सन, जमीन का चांद का तो आप लोगों ने बता दिया, लेकिन इसमें सूरज की ग्रेविटी का क्या इफेक्ट होगा? देखिए, सूरज की ग्रेविटी का भी इफेक्ट होगा, लेकिन सूरज की ग्रेविटी क्या होगी? वो समटाइम्स फॉर एग्जांपल चांद के बिल्कुल परपेंडिकुलर होगा, तो उस टाइम हमारे पास जो टाइड्स हैं वो बिल्कुल मिनिमम हो जाएंगी। लेकिन अगर चांद और सूरज दोनों एक ही टाइम एक ही तरफ हुए तो फिर हम कहेंगे कि अब दोनों की फोर्स ऑफ ग्रेविटी जो है वो बहुत ज्यादा बड़ी हाई टाइड बनाएगी, जो कि सैलाब या फ्लड की रीजन भी बन सकती है। तो स्टूडेंट, ये था हमारे पास एनर्जी फ्रॉम हाई टाइड। स्टूडेंट, यहां एक और क्वेश्चन भी बच्चे पूछते हैं और वो क्वेश्चन क्या है कि सर आपने पानी पर तो इफेक्ट बताया, लेकिन व्हाट अबाउट अर्थ, जमीन पर खुद पर क्या इफेक्ट होगा? तो स्टूडेंट, जमीन पर भी इफेक्ट होगा। देखते हैं,
ये देखिए, जरा थोड़ी देर के लिए इमेजिन करें वो वाटर जो हमने सपोज किया था वो वाटर नहीं है। सपोज करें कि ये सॉलिड सफेयर है हमारी अर्थ। अगर चांद इस जमीन को अपनी तरफ टाइडल फोर्स से खींचेगी तो जमीन पर जो सॉलिड है उस पर भी वैसा ही बल्जीज आएंगे। लेकिन आपको पता है ना कि पानी तो बहुत ज्यादा फ्लो करने की एबिलिटी रखता है, लेकिन जो सॉलिड है वो इतना ज्यादा नहीं कर सकता। तो ये बल्ज जो आएंगे ये इतने ज्यादा नहीं होंगे, लेकिन ये 30 सेंटीमीटर तक हो सकते हैं। इसका मतलब अगर शख्स एक यहां पर मौजूद है और 6 घंटे के बाद वो दूसरी जगह पर मौजूद है जहां पर टाइड खत्म होती है, तो वो 30 सेंटीमीटर नीचे आ जाता है। लेकिन ये इतनी कम 6 घंटे में 30 सेंटीमीटर मूव करना, ये इतनी कम स्पीड है कि आप यूजुअली इसको फील नहीं करते। तो याद रखिएगा, मून की जो टाइड्स है ना सिर्फ वो पानी में डिस्टर्बेंस क्रिएट करती है, बल्कि वो इवन जमीन की सरफेस को भी 30 सेंटीमीटर ऊपर नीचे मूव कर सकती हैं। और ये आपकी बुक के पेज पर एक जो है ऑब्जेक्टिव साइड पर दिया हुआ है, उसको लाजमी देखना है आप लोगों ने। नाउ स्टूडेंट्स, जरा देखते हैं एनर्जी हासिल करने का दूसरा तरीका, और वो है एनर्जी फ्रॉम वेव्स। नाउ स्टूडेंट्स, एनर्जी फ्रॉम वेव्स और टाइड्स में बच्चे बहुत ज्यादा जो है वो प्रॉब्लम का शिकार रहते हैं कि भाई टाइड्स भी तो वेव्स ही थी। नाउ स्टूडेंट्स, टाइड्स की रीजन क्या है? आप ये देखें, टाइड की रीजन है ग्रेविटी का डिफरेंस। लेकिन वेव क्या है? वेव किसी भी वजह से हो सकती है। ये ग्रेविटी की वजह से भी हर वक्त समुद्र में जो एक आप कहते हैं कि वेव्स देखते हैं, लहरें देखते हैं, हवा की वजह से होती है। इसकी और रीजन हो सकती हैं, लेकिन हम उससे एनर्जी किस तरह से प्रोड्यूस कर सकते हैं? स्टूडेंट्स, जरा देखिए, यहां पर हमारे पास एक पानी में लहरें आप लोगों ने देखी होंगी, और आप लोगों ने देखा होगा अगर कोई ऑब्जेक्ट जैसे कि ये डक इसके ऊपर मौजूद हो तो ये डक मुसलसल मूव करती रहेगी। मैकेनिकल एनर्जी है इसके पास, ये वेव्स की वजह से मूव कर रही है। तो ये वेव एनर्जी हुई या मैकेनिकल एनर्जी भी हम कह सकते हैं। अब एक प्रोफेसर थे, प्रोफेसर सॉल्टर, उन्होंने सोचा कि यार ये इस मूवमेंट को क्यों ना मैं इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करूं। तो उन्होंने एक इंस्ट्रूमेंट बनाया जिसे हम बोलते हैं प्रोफेसर सॉल्टर्स डक। क्यों? क्योंकि वो बिल्कुल ऐसे मूव करती है पानी के ऊपर जैसे वो डक मूव करती है या वाइब्रेट करती है। अब ये जो डक है, प्रोफेसर सॉल्टर्स डक, ये मूव करेगी जब ऊपर नीचे, तो इसकी मैकेनिकल मूवमेंट से एनर्जी क्रिएट होगी, और वो एनर्जी जो है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी होगी। तो यहां से हम देखते हैं कि एनर्जी फ्रॉम वेव्स में सबसे पहले याद रखिएगा कि किस शख्स का काम था? प्रोफेसर सॉल्टर का, और इसे बोलते हैं सॉल्टर्स डक। स्टूडेंट्स, एक वक्त आया था जब दुनिया में तेल का थोड़ा सा बहरान पैदा हो गया था और तेल की कीमतें बहुत ज्यादा हो गई थी, जिसकी वजह से उस वक्त जिन ममालिक के पास तेल नहीं था जैसे यूके वगैरह, उन्होंने क्या किया? उन्होंने इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया ऐसी जगहों पर जहां पर हमारे पास विदाउट ऑयल इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाए। तो प्रोफेसर सॉल्टर को भी इसी तरह की एक इन्वेस्टमेंट मिली और उसे कहा गया कि आप कोई ऐसा तरीका निकालें, और फिर उसने यह तरीका निकाला। लेकिन फिर बाद में इसको इतना इंप्लीमेंट नहीं किया गया, क्योंकि फिर हमारे पास जो प्राइसेस ऑफ पेट्रोल थी वो नीचे आ गई और फिर उस पर इन्वेस्टमेंट जो है वो खत्म हो गई। लेकिन बहरहाल सॉल्टर्स डक के कितने पार्ट्स हैं स्टूडेंट्स? 2 पार्ट्स। नंबर 1 डक फ्लोट, नंबर 2 बैलेंस फ्लोट। और इनकी जो रिलेटिव मूवमेंट है उससे एनर्जी बनाई गई। अगर आपसे जो पूछे कि सॉल्टर्स डक किसको किस में कन्वर्ट करते हैं, तो आप कहेंगे कि सॉल्टर डक वेव एनर्जी को इलेक्ट्रिसिटी यानी कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। नाउ स्टूडेंट्स, ये हो गए हमारे पास 2 कन्वेंशनल रिसोर्सेज। आप देख रहे हैं स्टूडेंट्स, मैं आपके सामने सिर्फ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिख रहा हूं, जिसका मतलब है कि ये जो टॉपिक हम पढ़ रहे हैं ये सब्जेक्टिव से ज्यादा ऑब्जेक्टिव के लिए इंपॉर्टेंट है। इसमें एमसीक्यूज या शॉर्ट क्वेश्चन कहां कहां बनते हैं उनको आप गौर से देखते जाइए। अब जरा देखते हैं हमारे पास तीसरी और बहुत इंपॉर्टेंट, जो कि इनके मुकाबले में काफी ज्यादा जो है वो इंप्लीमेंट हो चुकी है दुनिया में, उसे हम बोलते हैं सोलर एनर्जी। तो आइए देखते हैं सोलर एनर्जी क्या होती है।
स्टूडेंट्स अब हम डिस्कस करते हैं सोलर एनर्जी। व्हाट इज सोलर एनर्जी? जैसे कि सोलर नाम से पता चल रहा है कि आई एम टॉकिंग अबाउट सन, मैं सूरज की बात कर रहा हूं। हमें मालूम है कि सूरज जो है वो इतनी ज्यादा रोशनी, लाइट या एनर्जी हर वक्त जमीन पर फेंकता रहता है। क्यों ना हम किसी तरह से इस एनर्जी को यूज करें, लेकिन उसके लिए हमें यह पहले पता होना चाहिए कि कितनी एनर्जी हमारी जमीन तक पहुंचती है और कितनी हम यूज कर सकते हैं। तो आइए जरा देखते हैं स्टूडेंट्स। देखिए, आमतौर पर सूरज जो है हमारी एटमॉस्फेयर यानी कि हमारी गैसेस और इन सारी चीजों से बाहर जो एनर्जी भेजता है वो 1.4 किलोवाट पर मीटर स्क्वायर होती है। ये इंटेंसिटी ऑफ लाइट जो है वो हम हर वक्त रिसीव कर रहे हैं एटमॉस्फेयर से बाहर, जमीन की सरफेस के ऊपर नहीं, जमीन के बाहर गैसेस का जो एक एनवेलप है उस तक जो लाइट पहुंचती है वो 1.4 किलोवाट पर मीटर स्क्वायर होती है। लेकिन स्टूडेंट्स, जब ये लाइट हमारे पास एंटर होती है एटमॉस्फेयर में, तो आपको मालूम है कि गैसेस में से गुजरने पर स्कैटरिंग होती है, लाइट इधर उधर रिफ्लेक्ट हो जाती है, एब्जॉर्ब हो जाती है लाइट और डिस्पर्स हो जाती है लाइट। ये सारे फिनोमिनास की वजह से हमारे पास लाइट की जो अमाउंट हमारी सरफेस तक पहुंचती है स्टूडेंट्स वो इतनी नहीं होती, वो कम होती है। तो कितनी जमीन तक हमारे पास पहुंच रही है उसे हम बोलते हैं वो है 1 किलोवाट पर मीटर स्क्वायर। तो आपने देखा कि रिड्यूस हो गई लाइट की इंटेंसिटी जमीन तक पहुंचते पहुंचते। तो स्टूडेंट्स हम कहेंगे कि इंटेंसिटी ऑफ लाइट रीचिंग अर्थ सरफेस नहीं, अर्थ एटमॉस्फेयर। तो कितनी लाइट हमारी अर्थ के एटमॉस्फेयर तक आ रही है? 1.4 किलोवाट पर मीटर स्क्वायर। स्टूडेंट्स, इसे बोलते हैं सोलर कांस्टेंट। तो अगर आपको कोई पूछे सोलर कांस्टेंट की वैल्यू बताएं तो वैल्यू भी 1.4 बताइएगा, और इंटेंसिटी का अगर आपसे कोई पूछे कि यूनिट क्या होता है तो आपको बताना होगा कि इंटेंसिटी का यूनिट होता है किलोवाट पर मीटर स्क्वायर। नाउ स्टूडेंट्स, अब हमने दूसरी बात पढ़ी कि लाइट जब आती है तो वो स्कैटरिंग की वजह से, हमारे पास एब्जॉर्प्शन की वजह से क्या हो जाती है, वो कम हो जाती है उसकी इंटेंसिटी और जमीन तक कम इंटेंसिटी पहुंचती है। तो हम कहेंगे कि सोलर इंटेंसिटी इज रिड्यूस्ड, कम हो जाती है ड्यू टू नंबर 1 रिफ्लेक्शन, कुछ टकराकर वापस स्पेस में चली जाती है। नंबर 2 एब्जॉर्प्शन, कुछ हमारी गैस जो है नाइट्रोजन ऑक्सीजन वगैरह वो एब्जॉर्ब कर लेती है। और नंबर 3 स्कैटरिंग, कुछ अपने असल रास्ते से स्कैटर्ड हो जाती है जिसकी वजह से यहां जमीन के बाहर तक तो इतनी पहुंच रही है, एटमॉस्फेयर के बाहर तक, मगर जमीन की सरफेस तक इससे कम पहुंचेगी। तो अगर हमारे पास बादल नहीं है, क्लियर डे है, ऑन अ क्लियर डे एट नून, जब जमीन सूरज बिल्कुल ऊपर होगा जमीन के, ऑन अ क्लियर डे एट नून, तो इंटेंसिटी ऑफ लाइट रीचिंग अर्थ सरफेस, पहले मैं किसकी बात कर रहा था स्टूडेंट्स? अर्थ के एटमॉस्फेयर की। अब मैं अर्थ की सरफेस की बात कर रहा हूं, वो कितनी है जी? वो है 1 किलोवाट पर मीटर स्क्वायर। यानी कि आप कह सकते हैं कितना इंटेंसिटी लूज की, 1.4 जमीन की एटमॉस्फेयर तक पहुंच रही थी और यहां पर सरफेस तक 1 पहुंच रही है। तो इसका मतलब इन प्रोसेस की वजह से हमारे पास 0.4 किलोवाट पर मीटर स्क्वायर का लॉस हो गया। नाउ स्टूडेंट्स, जरा देखते हैं कि आप सोलर एनर्जी को कैसे यूज करेंगे। तो ये देखिए, हमारे पास जब हम यूजेस की बात करते हैं तो उसमें पहला यूज है सोलर एनर्जी का, यूज टू हीट वाटर, सोलर हीटर कह सकते हैं आप इसको, सोलर वाटर हीटर। आप इसको सोलर गीजर भी कह सकते हैं।
अब इसमें क्या होता है स्टूडेंट, जरा देखते हैं। स्टूडेंट जरा इमेजिन करें कि ये हमारे पास एक बॉक्स है, इंसुलेटेड बॉक्स, इसको मैंने ब्लैक कलर कर दिया। ब्लैक क्यों? क्योंकि ब्लैक गुड एब्जॉर्बर है, आने वाली लाइट मैक्सिमम एब्जॉर्ब होगी। अब मैं इसके अंदर कॉपर की ट्यूब्स, स्ट्रेट ट्यूब्स नहीं बल्कि बेंड की हुई ट्यूब्स, कॉइल की फॉर्म में जो ट्यूब्स हैं वो यहां पर डालता हूं और उनको भी मैं ऊपर डार्क कलर कर देता हूं ताकि मैक्सिमम एनर्जी एब्जॉर्ब हो। और फिर मैं इसके ऊपर एक ग्लास लगा देता हूं। आपको मालूम है ग्लास लाइट को पास तो करने देता है, लेकिन यही लाइट जब वापस जाने लगती है, ये लो फ्रीक्वेंसी लाइट होती है तो ये वापस नहीं जाने देता। यही वजह है कि आपकी गाड़ी जब धूप में पड़ी हो तो वो काफी ज्यादा गर्म हो जाती है, क्योंकि लाइट बाहर से एंटर तो होती है लेकिन वापस नहीं जा पाती। बिल्कुल ऐसे यहां पर भी हम कर रहे हैं। तो यहां पर हम लोगों ने ये सारी चीजें लगा दी। अब हम एक स्टोरेज टैंक इसके ऊपर रखेंगे और इस स्टोरेज टैंक को हम जोड़ देंगे वाटर टैंक के साथ, जो आपके घर का जो वाटर टैंक होता है उसके साथ। अब वाटर टैंक से स्टोरेज टैंक में जब पानी आएगा तो ये पानी कॉपर की ट्यूब में से मूव करेगा। जब सूरज मौजूद होगा तो सूरज के मौजूद होने की वजह से रोशनी जब इस पूरे सिस्टम पर पड़ेगी, इस गीजर पर पड़ेगी, तो कॉपर की ट्यूब भी अब्सॉर्ब करेंगी, वो सारा जो ब्लैक सरफेस है वो अब्सॉर्ब करेगी वो सारी रेडिएशन। तो हमारे पास टेम्परेचर जो है वो ज्यादा होना शुरू हो जाएगा पानी का। अब आपको पता है जो गर्म पानी होता है वो ऊपर को जाएगा, क्योंकि गर्म पानी हल्का होता है। जब गर्म पानी ऊपर को जाएगा तो ठंडा पानी नीचे आएगा, जिसकी वजह से वो जो आपका स्टोरेज टैंक है उसमें हमेशा हमेशा गर्म पानी मौजूद रहेगा। और अगर आप वहां से एक कनेक्शन लें तो वो कनेक्शन जो है वो आपको जो टैप में से पानी मिलेगा वो गर्म पानी होगा। इस तरह देख रहे हैं आप लोग कि यूजेस टू हीट वाटर, इसमें हमने क्या यूज किया है, गीजर यूज किया। और हम याद रखिएगा 70 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर जो है वो गर्म कर सकते हैं, इस टेम्परेचर तक पानी को। और दूसरी चीज आप देखिए कि हम लोगों ने ब्लैकेंड सरफेस यूज की। ब्लैकेंड सरफेस क्यों यूज की? क्योंकि ब्लैक इज गुड एब्जॉर्बर, और जो गुड एब्जॉर्बर होगा वो हमारे पास डेफिनेटली ज्यादा एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा। ये देखिए ना स्टूडेंट्स, ये तो हो गया एक यूज। नाउ व्हाट इज द सेकंड यूज? सोलर एनर्जी कैन बी यूज टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। हम इलेक्ट्रिसिटी भी प्रोड्यूस कर सकते हैं सोलर एनर्जी से। अब इलेक्ट्रिसिटी कैसे प्रोड्यूस कर सकते हैं? ये देखिए दो मेथड है, एक है इनडायरेक्ट और एक है डायरेक्ट मेथड। स्टूडेंट्स पहले तो अंडरस्टैंड करते हैं कि ये इनडायरेक्ट मेथड क्या होता है। स्टूडेंट वही सिस्टम जो मैंने आप लोगों के पहले सामने बनाया था, गीजर। जरा इमेजिन करें, ये जो मैं चीज अभी आपको बताने लगा सिर्फ कॉन्सेप्ट वाइज ऐसे है, रियलिटी में ये ऐसे दिखेगी नहीं, सिर्फ आप इसके कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करें। इमेजिन करें अगर मैं यहां कुछ लेंसेज लगा दूं और वो लेंस जो है वो बहुत ज्यादा रेडिएशन को थोड़े पॉइंट पर, एक छोटे से पॉइंट पर फोकस करें, जिसकी वजह से जो टेम्परेचर है वो इतना ज्यादा बढ़ जाएगा कि पानी जो है वो बजाय गर्म होने के इतना गर्म हो जाएगा कि वो भाप या स्टीम बनकर बाहर निकलेगा। अब यहां जो स्टीम निकलेगी, अगर मैं यहां पर एक टरबाइन लगा दूं तो ये हाई प्रेशर स्ट्रीम क्या करेगी, स्टीम उसको रोटेट करेगी और उसको रोटेट करने की वजह से हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जा सकती है। यानी कि ये वही मेथड ही है, सिर्फ हम इसमें बहुत ज्यादा टेम्परेचर अचीव करेंगे ताकि हमारे पास स्टीम बने और हम उससे क्या कर सकें, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकें। तो इनडायरेक्ट मेथड तो आपको समझ में आ गया कि इनडायरेक्ट मेथड में हम क्या करेंगे, वी विल यूज lenses और मिरर्स, किस लिए, टू अटेन मोर टेम्परेचर, ताकि हम और ज्यादा टेम्परेचर जो है वो हासिल कर सकें। लेकिन ये डायरेक्ट मेथड क्या है? ये तो इनडायरेक्ट मेथड था क्योंकि बीच में पानी को आपने यूज किया। क्या ऐसा हो सकता है कि डायरेक्ट लाइट पड़े और करंट बन जाए? बिल्कुल स्टूडेंट्स, ऐसा भी हो सकता है। स्टूडेंट्स आपको याद होगा कि पीरियोडिक टेबल में हम लोगों ने चौथे ग्रुप में एक एलिमेंट देखा था जिसे हम बोलते हैं सिलिकॉन। ये सिलिकॉन का अगर हम एक क्रिस्टल लें,
इस तरह की क्रिस्टल हो कि इसके एक पोर्शन में इलेक्ट्रॉन्स की तादाद बहुत ज्यादा हो, इसे बोलेंगे एन रीजन। और दूसरा जो पोर्शन है उसमें इलेक्ट्रॉन्स की तादाद कम, होल्स की तादाद ज्यादा होगी, इसे हम बोलते हैं कि ये पी रीजन है। ये होल्स क्या होते हैं इसको बाद में डिस्कस करेंगे। आप यूं इमेजिन करें ये एक पॉजिटिव चार्ज है। स्टूडेंट्स, इन दोनों के दरमियान में एक ऐसी जगह होगी जहां इलेक्ट्रॉन और होल्स ने आपस में बॉन्ड बनाया होगा या कोवलेंट बॉन्ड बनाया होगा। जब लाइट इस पर पड़ेगी तो वो जो इलेक्ट्रॉन और होल का जो पेयर है वो टूटेगा और इलेक्ट्रॉन भी एक तरफ आ जाएगा, होल्स भी एक तरफ आ जाएगा, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन्स की तादाद और होल्स की तादाद में इजाफा हो जाएगा। एक अनबैलेंस हो जाएगी सिचुएशन, जिसको बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे, ये अगर एक वायर हो तो ये इलेक्ट्रॉन जो है वो मूव करके ऑपोजिट डायरेक्शन में आ जाएगी ताकि इलेक्ट्रॉन और होल्स की तादाद बराबर रहे। अगर मैं उसी वायर में एक बल्ब लगा दूं तो डेफिनेटली जब ये इस बल्ब में से गुजरेंगे तो हमारे पास ये उसको एनर्जी देंगे और हम कहेंगे कि हमें इलेक्ट्रिसिटी मिल रही है। यहाँ हमने कोई पानी वगैरह यूज नहीं किया, यहाँ डायरेक्ट लाइट से हमने करंट बनाया है, इसलिए हम इसे बोल रहे हैं कि ये हमारे पास डायरेक्ट मेथड है। तो स्टूडेंट्स जरा देखते हैं कि ये डायरेक्ट मेथड में आप लोगों ने क्या यूज किया है। ये जो सेल यूज किए हैं इन्हें बोलते हैं फोटो वोल्टेक सेल। फोटोवोल्टेक सेल्स किससे मिलकर बने होते हैं? सिलिकॉन की क्रिस्टल से मिलकर बने होते हैं। और फोटोवोल्टेक सेल में आपके पास बेसिकली इलेक्ट्रॉन और होल्स होते हैं जिनकी मूवमेंट से हमारे पास जो है वो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। दूसरी बात स्टूडेंट ये है कि आप इसको सोलर सेल भी कह सकते हैं, क्योंकि ये सेल ऐसा है जो सूरज से आने वाली रोशनी से चल रहा है। नाउ स्टूडेंट्स, अगर आप एक सोलर सेल देखेंगे, सिंगल सेल, वो बहुत थोड़ी वोल्टेज बनाता है, क्रिएट्स वेरी लो वोल्टेज। तो अगर आपके पास एक सोलर सेल है तो इससे काम नहीं चलेगा, बल्कि आपको क्या करना पड़ेगा, इस तरह के बहुत से सोलर सेल्स सीरीज में जोड़ने पड़ेंगे ताकि इतने वोल्ट्स जनरेट हो कि आपके घर का टीवी और एसी जो कि 220 वोल्ट्स पर चलते हैं वो चल सके। तो इसका मतलब सोलर सेल्स आर कनेक्टेड इन सीरीज। किस लिए? टू प्रोड्यूस इनफ वोल्टेज, ताकि वो इतनी वोल्टेज बना सके कि हम उसको डेली लाइफ में चला सकें। नाउ स्टूडेंट्स, बच्चे पूछते हैं कि सर सोलर सिस्टम क्योंकि सूरज की रोशनी पर चल रहा है, तो व्हाट अबाउट क्लाउडी डेज, जब हमारे पास बादल होंगे और सूरज की रोशनी सही तरह से जमीन पर नहीं पहुंच पाएगी तब क्या होगा? या फिर हमारे पास रात के टाइम क्या होगा जब सूरज चला जाएगा? तो हम क्या करते हैं, हम जिस तरह से आजकल यूपीएस यूज करते हैं ताकि जब लाइट चली जाए तो उससे पहले जब लाइट आ रही थी वो एनर्जी हम स्टोर कर लें, बिल्कुल ऐसे ही हम यहाँ पर बैटरीज यूज करेंगे। ये जो बैटरीज हम यूज करेंगे ये निकल कैडमियम की ड्राई बैटरीज होती हैं। तो निकल कैडमियम की ड्राई बैटरीज यूज होंगी, किस लिए? यूज टू सेव इलेक्ट्रिसिटी फॉर क्लाउडी डेज और नाइट। रात के वक्त जब सूरज की रोशनी नहीं होगी या क्लाउडी डेज जब सूरज की रोशनी बहुत कम होगी तो फिर हम यही स्टोर की हुई एनर्जी जो है वो यूज करेंगे। नाउ स्टूडेंट्स, जरा देखते हैं कि ये जो हम लोगों ने सोलर सिस्टम पढ़ा, जिसमें हम लोगों ने दो मेथड्स पढ़े, इनडायरेक्ट और डायरेक्ट कन्वर्जन। ये डायरेक्ट जो सोलर एनर्जी है, जो फोटो वोल्टेक सेल है, ये डेली लाइफ में आपको कहां कहां यूज होते दिखाई देंगे? तो जरा देखते हैं स्टूडेंट्स, आप लोगों ने देखा होगा कभी भी किसी सैटेलाइट की अगर आप लोगों ने पिक्चर देखी हो तो ये सैटेलाइट के गिर्द ये जो बड़े बड़े पैनल्स होते हैं, ये सोलर पैनल्स होते हैं। इनका रुख हमेशा ही सूरज की तरफ होता है ताकि सैटेलाइट के अंदर मौजूद जितनी भी इक्विपमेंट्स हैं, लैपटॉप्स हैं, जो भी चीजें हैं, वो सारी की सारी कहां से आती हैं? वो सोलर एनर्जी से आती हैं। तो हमारे पास
सोलर पैनल्स जो हैं सैटेलाइट के, उनकी एग्जांपल आपके सामने है। इसके अलावा सोलर कैलकुलेटर्स होते हैं स्टूडेंट्स। आपने देखा होगा कि कुछ कैलकुलेटर्स ऐसे होते हैं जिनके ऊपर जो है वो इस तरह की एक छोटा सा सोलर सेल लगा होता है। वो सोलर सेल जो है वो भी सूरज की रोशनी से करंट बना रहा होता है। और सोलर वॉचेस भी हैं अब तो। ये सारी चीजें जो है वो सोलर पैनल की एग्जांपल्स हैं। नाउ स्टूडेंट्स, लास्ट चीज आज की डिस्कस करते हैं और वो है कि बेनिफिट्स क्या हैं इसके। बेनिफिट्स स्टूडेंट ये हैं कि हमारे पास सबसे पहले वो चीज कि दे हैव लो रनिंग कॉस्ट। देखिए, इनकी रनिंग कॉस्ट नहीं है। रनिंग क्या मतलब कि अगर आप जनरेटर लेते हैं तो जनरेटर जो है उसको रोज पेट्रोल डालना पड़ेगा, लेकिन सोलर पैनल का पेट्रोल कौन है, उनका फ्यूल कौन है? उनका फ्यूल तो सनलाइट है, और सनलाइट तो आपको मुफ्त में मिल रही है। इसका मतलब एक दफा खरीदना मुश्किल है इनको, लेकिन एक दफा खरीद लिया तो उसके बाद इनके मेंटेनेंस कॉस्ट बिल्कुल ना होने के बराबर है। इसके अलावा दे लास्ट अ लॉन्ग टाइम। सोलर पैनल्स जो हैं ये जल्दी खराब नहीं होते। जनरेटर हर दूसरे तीसरे साल, यूपीएस की बैटरीज हमें हर दूसरे साल चेंज करवानी पड़ती हैं, लेकिन ये 15-15, 20-20 साल तक आराम से निकाल लेते हैं। लेकिन फिर हम यूज क्यों नहीं करते? क्योंकि स्टूडेंट, जैसे कि आप लोगों ने देखा कि एक्सपेंसिव है, एक दफा इनकी इंस्टॉलेशन जो है वो बहुत ज्यादा महंगी है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात अगर आप देखेंगे, अगर आप पूरे घर को जनरेटर पर चला रहे हैं तो जनरेटर जो है वो हमारे पास एक छोटी सी चीज है जो घर में किसी भी जगह पर रखी जा सकती है। लेकिन अगर आप सोलर पैनल्स लगाते हैं पूरे घर पर तो आपको मालूम है वो बहुत ज्यादा जगह घेरेंगे। इस वजह से ये अभी तक बहुत ज्यादा एप्लीकेबल नहीं हुए, लेकिन बहरहाल ये काफी हद तक स्टार्ट हो गए हैं। स्टूडेंट्स, आप लोगों ने देखा कि हमारे जो कन्वेंशनल सोर्सेज हैं वो कितने जबरदस्त हैं। अगर हम इनको किसी तरह से यूज करें तो हमें कितना फायदा हो सकता है, और इनमें पॉल्यूशन भी नहीं है। सोलर पैनल्स किसी किस्म की कोई गैस इजेक्ट नहीं कर रहे। तो स्टूडेंट्स, ये था आज का टॉपिक। अभी कुछ कोर्सेज हमारे पास मौजूद हैं जो मैंने आपको पढ़ाने हैं, तो वो आप इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।